कल आपने पीएच पैमाने के बारे में जाना था ना कि पीएच स्केल का मान होता है 0 से 14। 7 से कम किसी का पीएच है वो पदार्थ अम्लीय, और 7 से अधिक किसी का पीएच है तो वो क्षारीय, और किसी पदार्थ का पीएच यदि 7 है तो वो है उदासीन। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता क्या है? पीएच जानना, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वातावरण का पीएच जानना आवश्यक क्यों था, उसका हमारे लिए महत्व क्या है? किस प्रकार से पीएच के ज्ञान से हमारा जीवन आसान हो जाता है, हम अपने शरीर को हानि पहुंचने से बचा पाते हैं, या खेतों में कैसे अच्छी फसल ले पाते हैं पीएच के ज्ञान से, कैसे अनेक जीव जंतु अपने रक्षा के लिए कम पीएच वाले यानी अम्लीय पदार्थ अपने शरीर में डंक के द्वारा छोड़ते हैं जिससे उनकी सुरक्षा होती है। तो ये कहलाता है पीएच का ज्ञान। जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया, जलन होगी, पीएच का अपने को ज्ञान है तो कोई ऐसा केमिकल लगाएंगे कि वो क्या करेगा, उसकी अम्लता को नष्ट कर दे। तो पीएच हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। प्रश्न आ सकता है आपके कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के कुछ बिंदु लिखिए और किसी एक का वर्णन कीजिए, या आपको कोई डायरेक्ट पूछ ले कि पौधे और पशु पीएच के प्रति कैसे संवेदनशील होते हैं, दूसरे जीव जंतु होते हैं वो अपनी रक्षा किस प्रकार से करते हैं, या खेतों में रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो कब अम्लीय उर्वरक डालेंगे या कब क्षारीय उर्वरक डालेंगे। तो ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखेंगे। इधर सबसे पहला बिंदु आता है पौधे और पशु की पीएच के प्रति क्या संवेदनशीलता है, किस प्रकार से पीएच के द्वारा वो प्रभावित। प्राणियों का शरीर, विशेष करके हमारा शरीर जो सक्षम है कार्य करने में, वो होता है 7 से 7.8 पीएच, यानी बहुत ही हल्के क्षारीय माध्यम में हमारा शरीर काम करता है। जैसे आपने पढ़ा हमारे रक्त का पीएच लगभग 7.4 एक्यूरेट होता है। कितना होता है? 7। अनेक प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये वायुमंडल में जाते हैं। फैक्ट्रियों के द्वारा निकलने वाली हानिकारक पदार्थ है जो वो वायुमंडल में जाते हैं। जब वर्षा होगी तो ये वर्षा के पानी के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, इस तरीके से अम्लों का निर्माण करेंगे, और उस वर्षा जल का जो पीएच है 5.6 से कम हो जाता है, यानी अम्लीयता बढ़ जाती है इन अम्लों के मिलने के कारण, और वर्षा जल की अम्लीयता बढ़ जाएगी, और इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। तो आपको कोई पूछ ले अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, तो आपका उत्तर होगा 5.6 पीएच से कम। अब इसका नुकसान क्या है? क्या नुकसान है अम्लीय वर्षा होने का? वर्षा जल, अम्लीय वर्षा का पानी जब इमारतों पे गिरता है तो इमारतों के ऊपर पपड़ी उतरनी और इमारतें के ऊपर जो सीमेंट है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ा है आपने, ताजमहल का जो मार्बल है उसकी सुंदरता नष्ट हो रही है, वो धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है वो मार्बल, तो बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी प्रकार से कोई लोहे के धातु के पुल वगैरह बने हुए हैं, उनके ऊपर वो अम्लीय पदार्थ, अम्लीय जल गिरेगा तो उससे भी जो है क्षारकता, उनकी जो संक्षारकता बढ़ जाती है लोहे के पुल की, और लोहे के पुल कमज़ोर हो जाते हैं। इसी प्रकार से अम्लीय जल बहता हुआ नदियों में, समुद्रों में जाता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि जंतुओं का शरीर जो होता है लगभग 7 से 7.8 पीएच के बीच रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जैसे ही वर्षा जल का अम्लीय पानी नदियों, तालाबों या समुद्रों में पहुंचेगा तो जल का, वहाँ के जल का पीएच कम हो जाएगा, और जो पानी है वो जाएगा अम्लीय, और उस अम्लीय पानी के कारण वहाँ के जीव जंतु वहाँ पे नहीं रह सकेंगे। तो हमें ऐसे प्रयास करने होंगे कि अम्लीय वर्षा कम से कम हो, या उसको अम्लीय वर्षा के पानी को, और आप
बहते पानी नदियों आदि में जाने से हो गया। आपने पढ़ा होगा कि वर्षा जल को सबसे पहली जो वर्षा होती है उसको पीने के पानी के टैंक में इकट्ठा नहीं करते हैं। उसका कारण यही है कि सबसे पहले हवा में क्या है, प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा, और पहली जो वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी, और उसको हम पीने के पानी में अगर काम में लेंगे तो क्या होगा, हमारी हड्डियों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहली वर्षा के जल को इकट्ठा नहीं किया जाता, उसको पाइप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सब बड़े शहरों में ये बड़ी समस्या, गाँव में चलो नहीं होगी। अब एक बात आती है, आपको कोई पूछ ले शुक्र ग्रह पर जीवन क्यों नहीं है? अन्य कारण तो है ही है, लेकिन एक चीज़ और है कि शुक्र ग्रह के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके क्या पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं। इसका मतलब वहाँ का वातावरण बहुत ही अम्लीय है, और अम्लीय वातावरण के कारण कोई भी जीव जंतु वहाँ पे अपना जीवन नहीं जी सकता। तो ये है पौधे और जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। अब अगला बिंदु यदि हम बात करें, मिट्टी के पीएच का क्या महत्व है? हमें मिट्टी के पीएच की जानकारी होगी तो हमें क्या फ़ायदा हो। देखो, फसल भी एक निश्चित पीएच में उत्पादित होती है। ज़मीन ज़्यादा अम्लीय होगी तो भी फसलें अच्छी नहीं होगी, और ज़मीन ज़्यादा क्षारीय होगी तो भी उसकी फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी की जांच करवाते हैं लैब में, और जांच करने पे हमें उसके पीएच का पता चल जाता है। पीएच का पता चलने पर जो नतीजे आते हैं, या तो भूमि होती है अम्लीय, भूमि क्या होती है, बहुत ज़्यादा अम्लीय, या भूमि होगी बहुत ज़्यादा क्षारीय, या आपकी भूमि है लगभग उचित पीएच की हो सकती है, अपन इसको उदासीन भी बोल सकते हैं। तो आपने मान लो मिट्टी की जांच करवाई, आपको बगीचा बनाना है या फसल उगानी है, और आपको पता होना चाहिए कि इतनी पीएच है तो फसल अच्छी होगी। तो आपने लैब में जांच करवाई और आपको पता चला कि आपकी ज़मीन की पीएच जो है, फसली भूमि की पीएच जो है वो अम्लीय है। तो अम्लीय होने के कारण फसलें कम होगी, बहुत ज़्यादा अम्लीय होने के कारण फसल क्या होगी, कम होगी। तो इसकी अम्लीयता कम करनी है, और अम्लीयता कम करने के लिए आपको पता है उसमें क्षारकीय पदार्थ मिलाए जाएंगे, तभी तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अम्लीय और क्षार मिलकर के क्या करेंगे, भूमि को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, या ये कह दो कि अम्लीयता कम हो जाएगी। तो इसमें ऐसी उर्वरक मिलाई जाती है जो प्रकृति से कैसी हो, क्षारकीय हो। तो क्षारकीय उर्वरक मिलाने से और इसकी भूमि की अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो भूमि अच्छी फसल देगी। तो कुछ क्षारकीय उर्वरकों के उदाहरण हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये क्षारकीय है प्रकृति की दृष्टि से, और इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो पता चले कि भूमि की क्षारकता अधिक है तो भी फसल नहीं होगी, क्षारकता ज़्यादा होने के कारण, तो उसको भी क्या किया जाता है, क्षारकता को कम करने का प्रयास किया जाता है। और क्षारकता को कम करना है तो अम्लीय उर्वरक का प्रयोग होगा। यानी कहने का मतलब सीधा है, ज़्यादा अम्लीय है तो क्षारकीय उर्वरक प्रयोग करोगे, और भूमि ज़्यादा क्षारीय है तब कैसे उर्वरक का प्रयोग करोगे, अम्लीय। तो वहाँ पे फिर कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर डाला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके उपयोग से जो भूमि की क्षारकता है वो कम हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है जितने भी अधात्विक ऑक्साइड है, जितने भी अधात्विक ऑक्साइड है वो प्रकृति से क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और ये अम्लीय और क्षारीय आपस में क्रिया करेंगे और भूमि उदासीन के करीब आ जाएगी, अर्थात उसकी क्षारकता कम हो जाएगी। अब मान लो भूमि उदासीन है, न तो इसको अम्लीय की ज़रूरत है न ही क्षारीय की ज़रूरत है, तो साधारण लवण जो होते हैं वो उसके उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट, इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य है भूमि की पीएच का कंट्रोल जानकारी करके उसकी भी अम्लीय है तो उसकी अम्लीयता कम की जा सकती है, और क्षारीय तो उसकी क्षारीयता कम की जा सकती है उर्वरकों के द्वारा, और ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। तीसरे महत्व की यदि हम बात करें, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, अब इसके ऊपर देखेंगे। हमारे पाचन तंत्र में मुख्य रूप से जो आमाशय होता है, उस आमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसको कह देते हैं जठर रस। क्या कह देते हैं, जठर रस। आपने पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लगभग क्या होता है, पीएच कितना होता है, 1.2। इसका मतलब बहुत ही तेज अम्लीय है।
फिर भी हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए नहीं पहुंचता कि अमाशय के अंदर उत्कला उत्तक की एक पेशिक कोशिकाएं परत पाई जाती है। ये परत इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से शरीर को नुकसान होने से रोक देती है। समझ आ गई ना बात। तो लेकिन कई बार क्या होता है, हमने बिना समय का खाना खाया या कुछ ऐसे पदार्थ खा लिए जिससे क्या होती है, पेट में इस अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खट्टी डकारें आती है, जी मचलाता है, जलन हो जाती है उस अम्ल, तेज अम्ल के कारण। इसको बोलते हैं अति अम्लीयता या एसिडिटी। क्या बोलते हैं? अति अम्लता या एसिडिटी। कहने का मतलब अम्लीयता बढ़ गई है पेट में। अम्लीयता बढ़ने के कारण जो जलन महसूस होती है, अब अपने को पता चल गया कि अपनी जो जलन है वो एसिडिटी यानी अति अम्लता से हो रही है। तो अम्लीय प्रभाव समाप्त करना होगा, हमें कुछ ऐसा पदार्थ खाना होगा। कोई कहते नींबू का पानी पी ले। अरे भाई, अम्लीय तो पहले से ही ज़्यादा है और तू नींबू का पानी यानी और अम्लीय पदार्थ पिला रहा है, तो उसे आराम कैसे मिलेगा? उसे तो आराम मिलेगा नहीं, क्योंकि नींबू भी अम्लीय है। तो अम्लीयता कम कैसे होगी? नहीं होगी। तो नींबू का पानी वहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं करेगा। तो क्या करना होगा? उसको कुछ क्षारकीय पदार्थों को लेना होगा, क्षारकीय पदार्थ खाने होंगे। जैसे ज़्यादातर इसके इलाज में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है? कम क्षारकीय होता है। ज़्यादा तीव्र क्षारक पदार्थ काम में नहीं लेंगे। ज़्यादा क्षारक लेंगे तो जीभ भी जल जाएगी, हमारे घाव हो जाएंगे। आपने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार जो होते हैं उनका विलयन जो होता है बहुत तेज़ ऊष्मा निकालता है और उससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। तो हल्के क्षारकीय पदार्थ हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। तो इससे क्या होगा? इसकी अम्लीयता समाप्त हो जाएगी, पेट की जलन है वो भी समाप्त हो जाएगी। अधिकांश लोगों के आपने दांत देखे हैं, दांतों में क्या होते हैं? गड्ढे हो जाते हैं। दांतों में क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं। दांतों में दर्द होता है। इसको बोलते हैं दंत क्षय। ये क्यों हुआ और इसका क्या उपाय है, ये हमें जानना होगा। तो पीएच का एक और महत्व है दंत क्षय को रोकना। तो आपने देखा कि हमारे दांत के ऊपर एक सफ़ेद चमक चिकनी पालिश होती है। अपने अपने दांत के हाथ लगाओ, चिकना लगेगा ना दांत एकदम, और वाइट होता है। मंजन करते समय एकदम वाइट हो जाता है, एकदम चिकने दांत हो जाते हैं। कारण क्या है कि दांत के ऊपर एक मजबूत परत होती है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप है और ये बहुत ही कठोर होता है। ये हमारी दांतों की रक्षा करता है ठंडे से, गर्म से, इन चीज़ों से। अपने को उसका पता नहीं चलता कि पदार्थ बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन अपनी बुरी आदतों के कारण, जैसे आपने खाना खाया, कुल्ला ढंग से नहीं किया, कुल्ला ढंग से नहीं किया, तो जो खाने के अवशेष होंगे वो दांतों के बीच में फंस जाएंगे ना। या आपने चाय वगैरह पी, बहुत ज़्यादा मीठा आप रोज़ाना खाते हो, तो इसके कारण क्या होता है? वो मीठे के अवशेष, शर्करा के अवशेष जो होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के अवशेष हमारे दांतों के जो बीच में गड्ढे होते हैं, कैविटीज होती है, उसके अंदर रह जाते हैं। और हमारे मुंह के अंदर जो सामान्य रूप से पीएच होता है उसका मान होता है 6.5। सामान्य पीएच का मान कितना होता है? 6.5, यानी बहुत कम अम्लीय, नाम का ही अम्लीय होता है वो, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? अंदर फंसे हुए शर्करा के पदार्थों को एसिड में बदल देते हैं। किस में बदल देंगे? एसिड में बदल लेंगे और मुंह का पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, अर्थात अम्लीयता बढ़ जाएगी। और ये जो पीएच है मुंह की, ये 6.5 से घट करके 5.5 से भी कम हो जाती है। इस स्थिति में क्या होता है? पीएच घटने का मतलब क्या है? अम्लीयता बढ़ना। पीएच घटने का मतलब क्या हुआ? अम्लीयता बढ़ना। देखो 0 से इधर आते, 7 से 0 की तरफ आते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है। तो जैसे जैसे पीएच का मान घटेगा अम्लीयता बढ़ेगी। तो 6.5 स्थिति में तो सामान्य अम्लीय है, एकदम हल्का अम्लीय, लेकिन जैसे ही मान और कम हो जाएगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगी। और इस अम्लीयता के कारण अपने दांतों पे ऊपर जो इनेमल है, जो परत है, वो टूटनी शुरू हो जाएगी, क्षय होनी शुरू हो जाएगी, दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी, अंदर गड्ढे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? आप ठंडा पियोगे तो दर्द होगा, सेंसिटिव हो जाएंगे अपने दांत। ज़्यादा गर्म पियोगे तो दर्द होगा। तो इस कारण से दांतों की भारी पीड़ा होती है, दंत क्षय हो जाता है। कई बार तो दांत पूरे ही बाहर गिर जाते हैं घिस करके। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं?
हम ऐसे मंजन का इस्तेमाल करते हैं जो अम्लता को कम करे। किसको कम करे? मुंह की अम्लता को कम करे। कम करने के लिए तो मुंह में अम्लीय है वातावरण 5.5 के, तो हमें ऐसे पेस्ट काम में लेते हैं जो क्षारकीय हो। तो क्षारकीय पेस्ट उपयोग में लिए जाते हैं जिनकी पीएच जो है 7 से अधिक हो। तो इस तरीके से इस पेस्ट का उपयोग करने से मुंह की अम्लीयता कम होती है। तो यही कारण है कि बच्चों को कहा जाता है कि खाना खाने के बाद में आप रात को भी मंजन कीजिए, इससे दांत आपके मजबूत रहेंगे। या ज़्यादा पूछ ले कि क्षारकीय क्यों बनाए जाते हैं, आपको कोई पूछ ले दंत मंजन क्षारकीय क्यों बनाए जाते हैं, तब आप लिखोगे कि हमारे मुंह का पीएच सामान्यतया 6.5 होता है, लेकिन हम भोजन करते हैं उस दांतों के बीच में जो अवशेष बच जाते हैं भोजन के, उनको बैक्टीरिया अम्ल में बदल देते हैं और पीएच का मान घट करके 5.5 हो जाता है। इससे दांतों का क्षय होने का डर रहता है। तो क्षारकीय पेस्ट होने से मुंह की जो अम्लता है वो वापिस से कम हो जाती है और दांत सुरक्षित रहते हैं। इस कारण से क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग पीएच का उपयोग पादपों और कीटों में सुरक्षात्मक युक्तियों के रूप में किया जाता है। अपन लोगों की आदत क्या होती है? चलते हुए पेड़ की पत्तियां तोड़ ली, या कोई कीट पतंगा बैठा है उसके हाथ लगाने, उसको परेशान करना शुरू करते हैं। तो प्रकृति ने उनको कुछ सुरक्षा युक्ति दी है, उनको ऐसे अंग दे दिए जिसके अंदर अम्लीयता होती है, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति के वो संपर्क में आते हैं तो उस व्यक्ति को जलन महसूस होती है। तो जैसे एक नेटल पादप होता है, नेटल पादप, उसकी जो पत्तियां होती है उसके ऊपर रोम होते हैं, रेशे से रोम होते हैं। इनके हाथ लगते ही इनके ऊपर मेथेनोइक अम्ल होता है और इसके हाथ या त्वचा के संपर्क में आते ही हमें जलन का अनुभव होने लगता है। एक तो ये ध्यान रखो। दूसरे, कुछ कीट पतंगे होते हैं जैसे मधुमक्खियाँ, चींटी होती है, लाल चींटी काटती है, जलन होती है ना, जिसको फार्मिका कहते हैं। तो और आपने ये बर्रे या अपनी सामान्य भाषा में कहें टाँटी, इनसे भी, इनके काटने से हमें भी डंक से भी जलन का महसूस होता है। बिच्छू के डंक से भी अपने को बहुत तीव्र पीड़ा महसूस होती है। उनके अंदर क्या है? उनके डंक के अंदर जो होते हैं वो अम्ल होते हैं। जैसे आप कहोगे, जैसे चिंटी में और इनमें मेथेनोइक अम्ल दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, मेथेनोइक अम्ल। इस मेथेनोइक अम्ल से जो होता है वो पीड़ा का, जलन का महसूस होता है। लेकिन अब बात आएगी कि इसका अपन क्या उपयोग करें। अपने को पता है कि ये अम्लीय पदार्थ है, नेटल पादप के संपर्क में आएंगे तो भी अम्लीय पादप है, और कोई कीट पतंगा काटता है तो भी इसका मतलब हमें जो जलन हो रही है अम्लीय पदार्थों से हो रही है। तो हम ऐसे हल्के क्षारीय पदार्थों को त्वचा पे रगड़ेंगे कि इनके डंक की अम्लीयता समाप्त हो जाए। जैसे मीठे सोडे का रगड़ सकते हैं, क्योंकि मीठा सोडा क्षारकीय होगा प्रकृति से, तो अपनी जलन समाप्त हो जाएगी। या अपनी जो मंजन होती है, पेस्ट जो होती है, हमने पढ़ा कि पेस्ट की प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय होती है। तो वो पेस्ट भी लगा देंगे, टूथपेस्ट भी लगा देंगे, तो भी एक बार जलन का अनुभव जो होता है वो कम होगा। तो हमें, आपने देखा कि पीएच के ज्ञान से हम फसल उत्पादन बढ़ा सकते हैं, किसी कीट पतंग काटने वाली जलन से छुटकारा पा सकते हैं, दांतों को क्षय होने से रोकते हैं, पेट के अंदर, उदर के अंदर जो एसिडिटी, अति अम्लीयता होती है उसकी पीड़ा से हमें तो बचाव कर पाते हैं। तो ये पीएच का हमारे दैनिक जीवन में कुछ महत्व। तो इसके अलावा भी और भी उपयोग है, जैसे फैक्ट्रियों के अंदर पीएच को कंट्रोल किया जाता है ताकि जलीय वे स्रोतों में जाकर के वो पानी का पीएच कम न करें और वहाँ के जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव। आपने साधारण नमक के बारे में जाना है। साधारण नमक, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का, बोलिए NaCl, ठीक है। इसे कैसे बनाया जाता है, ध्यान देंगे इधर। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और
सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है, अम्ल है और ये क्षार है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। तो लवण और जल बनेगा, लवण तो बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड और जल, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। तो ये जो नमक बनेगा सोडियम क्लोराइड, लवण बनेगा, ये प्रकृति से होगा उदासीन। कैसा होगा? उदासीन। समुद्र के जो खारे पानी है इसको सुखा करके, खारी झीलों को पानी को सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है। तो ये नमक प्राप्त करने की कुछ प्रक्रिया है। इस नमक को साधारण केवल खाने के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, इस नमक से, इस सोडियम क्लोराइड से अनेक रासायनिक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो अन्य रसायनों के निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक को कच्चा पदार्थ भी कहा जाता है। आपको कोई पूछ ले सोडियम क्लोराइड से आप क्या क्या बना सकते हो, तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, विरंजक चूर्ण बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, खाने का सोडा बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा बना सकते हैं जिसको धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं, Na2CO3। तो इतने और भी पदार्थ बनते हैं। ये सामान्य पदार्थ हैं जो सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको कोई पूछ ले प्रश्न, सोडियम क्लोराइड से आप कौन कौन से रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका दूसरा नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका सामान्य नाम होता है मीठा सोडा या खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा या खारा सोडा भी कहते हैं। तो इन पदार्थों का संश्लेषण जो है किया जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ध्यान देंगे, NaCl से क्या बनाओगे आप? NaOH बनाना। इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। कैसे होती है? सोडा जिसको बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है? ध्यान देंगे, सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होगा, अर्थात NaCl से NaOH कैसे बनाते हैं। इस अभिक्रिया का नाम एक और है क्लोर क्षार अभिक्रिया। ये बाद में स्पष्ट करेंगे कि ये क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों है और इसमें क्या प्रश्न आएगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को जल में विलय किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन गया। साधारण नमक को, सोडियम क्लोराइड को किस में विलय किया जाता है? जल में विलय किया जाता है और ये जलीय विलयन तैयार हो गया। इस जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं। इस जलीय विलयन का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन, यानी विद्युत प्रवाहित की जाती है और विद्युत से जो ऊर्जा बनेगी उस ऊर्जा से ये पदार्थ टूट जाएंगे और नए बंध बनेंगे। इन पदार्थों के बीच में नए बंध बनेंगे। तो एक तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है, अपने को चाहिए, दूसरी बनेगी हाइड्रोजन गैस और तीसरी बनेगी क्लोरीन गैस। ये तीनों ही पदार्थ बहुत ही उपयोगी होती है। तो इस अभिक्रिया में देखो, एक तो बन रही है क्लोरीन गैस और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये क्या है? एक प्रकार का क्षार। इन्हीं दोनों के आधार पे इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। प्रश्न आ जाए क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन और क्षार NaOH प्राप्त होने के कारण इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यह अभिक्रिया संपन्न कैसे हुई? 2 नहीं आएगा यहाँ, कैसे लिख दिया मैंने अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कैसे हुई ध्यान से देखेंगे। इस अभिक्रिया को मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड के 2 अणु NaCl, NaCl 2 अणु जल के 2 अणुओं के साथ मिलते हैं HOH। जल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ HOH। जब इसका विद्युत अपघटन होता है
क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। तो जल से तो बन गए हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन, हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन। सोडियम से क्या बनेगा, सोडियम धनायन और क्लोरीन के ऋण आयन, क्लोराइड आयन बनेंगे। इसमें क्या होगा, ये दोनों सोडियम परमाणु इन दोनों हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करेंगे और बन जाएगा 2NaOH। दो अणु बन गए ना, दो ये हो गए, दो ये हो गए, तो NaOH के दो अणु बन गए। और ये दोनों हाइड्रोजन कैथोड पे आते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इस कैथोड पे और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। और ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन आयन है वो एनोड पे आएंगे, एनोड पे आके इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे और क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को करवाते कैसे हैं, इस अभिक्रिया को करवाते कैसे, एक ऐसा बीकर होता है, ध्यान देंगे इधर, ऐसा एक बीकर होता है। इस बीकर में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ा जाता है, जिस इलेक्ट्रोड को धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है उसको कहते हैं एनोड। तो ये आपकी क्या है, एनोड है। और जिस इलेक्ट्रोड को बिजली के माइनस पॉइंट से बैटरी के माइनस रो से जोड़ा जाता है उसको कहते हैं कैथोड। तो ये कैथोड है। अब आपने यहाँ से सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन इसके अंदर डाल दिया है, जलीय विलयन डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित करने पे क्या होगा, प्रत्येक पदार्थ अपने आयनों में टूट जाएगा। सोडियम क्लोराइड तो बना देगा सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋण आयन, पानी बना देगा हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन। इनके ऊपर तो है धनावेश और इनके ऊपर है ऋण आवेश। तो ऋण आवेश तो धन प्लेट की ओर गति करेंगे, तो क्लोरीन इधर आएगा और ध्यान से देखेंगे, और जो धनावेश वाला हाइड्रोजन है वो इस तरफ आएगा कैथोड की तरफ, और जो सोडियम धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन ये मिलकर के क्या बनाते रहेंगे, इधर आके NaOH बनाते रहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, क्लोरीन इधर आई, क्लोराइड आयन इधर आए, यहाँ पे एनोड है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्लोरीन गैस के रूप में, आणविक गैस के रूप में यहाँ पे इकट्ठी बाहर निकलती रहेगी। और हाइड्रोजन जो थे वो इधर आएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, हाइड्रोजन क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्लोरीन हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई। और जो सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयनों क्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, वो नमक के विलयन के साथ इस पात्र में बाहर निकाल दिया जाता है और इसके शुद्धिकरण से सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग प्राप्त किए। तो इस पोर्ट से, इस अभिक्रिया से आपको तीन पदार्थ मिले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। इनके क्या उपयोग हैं, ये उपयोग की दृष्टि से तीनों ही पदार्थ ही महत्वपूर्ण है। सबसे बात करें हाइड्रोजन के क्या क्या उपयोग होंगे। हाइड्रोजन का उपयोग, आपको कोई पूछ ले क्लोर क्षार अभिक्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन के उपयोग बताइए, तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन के जो उपयोग होंगे वही होंगे। एक तो ईंधन के रूप में, परमाणु ऊर्जा के रूप में, आणविक हाइड्रोजन बम बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मार्गरीन, अब मार्गरीन क्या होता है, ध्यान देंगे, मलाई देखिए, मलाई चिकनी होती है, लेकिन खाद्य उद्योगों में प्योर मलाई मिलना क्या होती है, मुश्किल होती है। तो तेल और पानी के मिक्सचर में तेज उसको मिक्सचर में ग्राइंड करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो मलाई जैसा एक पेस्ट तैयार हो जाता है, जैसे मंजन होता है ना वैसा ही एक पेस्ट तैयार हो जाता है। और उस पेस्ट का उपयोग खाद्य पदार्थों के ऊपर किया जाता है। जैसे पिज्ज़ा लाते हैं ना, पिज्ज़ा के ऊपर आपको मलाई सी दिखाई देती है, उसको कई नाम और भी होते हैं, मार्गरीन कह सकते हैं, ओलियो भी कह सकते हैं और मेयोनीज भी कह सकते हैं। मेयोनीज तो क्या होती है, खाद्य बाजार में जो पिज्ज़ा बनाते हैं, आपने घेवर देखा हुआ, मलाईदार घेवर मिलते हैं जी यहाँ पे, तो मलाई कहाँ से आएगी, पीने को दूध ही नहीं है, तो मलाई की जगह ये मार्गरीन का उपयोग किया जाता है। जो क्या होता है, तेल और पानी का मिक्सचर होता है और उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो उससे मार्गरीन बनता है। थोड़ी मात्रा में दूध वगैरह भी ले लेते हैं। और अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया किस काम आती है, खाद बनाने में आती है। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये जो खाद बनती है वो इसी अमोनिया से बनती है। तो ये तो है हाइड्रोजन के उपयोग। आपको पूछ ले क्लोरीन के क्या उपयोग है, तो
क्लोरीन प्रकृति से कीटाणुनाशी होता है, तो जल को साफ करने में, पीने का पानी आता है ना, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें क्लोरीन पाउडर डाल दिया, क्लोरीन विरंजक चूर्ण डाल दिया जाता है, जिससे क्लोरीन गैस निकलती है और पानी साफ और शुद्ध हो जाता है। अपने घरों में आरओ होते हैं, पानी साफ करने वाले, उसमें 2 छोटे छोटे सिलेंडर से होते हैं, तो इस एक सिलेंडर में जो केमिकल भरा होता है उसमें क्लोरीन होता है और क्लोरीन से वो पानी साफ हो जाता है। पीवीसी, कृत्रिम प्लास्टिक की ये जो पाइप देख रहे हो ना आप, जो बिजली फिटिंग होती है, ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड बोलते हैं इसका पूरा नाम, पीवीसी का पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो इसका निर्माण भी क्लोरीन की सहायता से किया जाता है। फ्रिज में और एसी में जो गैस काम आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कहते हैं CFC, इसका उपयोग भी क्लोरीन के द्वारा ही बनाया जाता है इसको भी, और कीटाणुनाशी के रूप में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडे का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। उच्च वसा अम्लों की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कराई जाती है तो उच्च वसा अम्लों के लवण बनते हैं जो कि साबुन होते हैं। साबुन धातु के ऊपर कोई चिकनाई होती है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद क्या एक क्षार है, क्षार क्या करेगा, उस चिकनाई को हटा देगा। कृत्रिम रेश से बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर जिसे कहते हैं, उस कृत्रिम रेशों को भी प्राप्त करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो आपने क्या पढ़ा? सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना क्लोर क्षार अभिक्रिया है। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनती है। तो क्लोरीन और क्षार प्राप्त होने के कारण इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का समीकरण आपने समझा और इनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों को भी आपने समझा। अब एक बात ध्यान दो, हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होगी? क्लोरीन पे ऋण आवेश था क्लोराइड आयनों पे, तो क्लोरीन तो हमेशा एनोड पे प्राप्त होती है, याद रखो। क्लोरीन कहाँ प्राप्त होती है? एनोड पे। ठीक है, और हाइड्रोजन पे धनावेश होता है तो ये माइनस की ओर जाएगी। तो हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही कैथोड पे प्राप्त होते हैं। तो आपको पूछ ले क्लोरीन कहाँ प्राप्त होती है, तब तो बताओगे एनोड पे। आपको पूछ ले हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होती है, तब बताओगे कैथोड पे। आपको पूछ ले सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ प्राप्त होता है, तो भी क्या बताओगे? कैथोड पे।